अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास पास्ट पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग 97 यानी आप कह सकते हो कि 100 के करीब पास्ट पेपर के MCQs देखेंगे। और ये हमारे पास है पार्ट 3। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड, जहाँ पर पास्ट पेपर के MCQs जो है वो पहले भी शेयर कर चुका हूँ पिछली 2 वीडियोस के अंदर। अब ये है हमारे पास पार्ट 3 MGT 211 का पास पेपर का, और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग तकरीबन 100+ MCQs शेयर करेंगे। तो सबसे पहले MCQ यहाँ पर पास जो लिखा हुआ है कि मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़। तो हमारे पास जो मेजर एडवांटेज होते हैं किसी भी कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास लिमिटेड ओनर लाइबिलिटी। तो ये हमारे पास एक मेजर एडवांटेज है किसी भी कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसकी क्या होती है, उसके पास लिमिटेड ओनर लाइबिलिटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायर नहीं होती, यानी किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी की जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन के लिए, तो सोल प्रोप्रियोटरशिप के अंदर हमारे पास ये चीज़ इस जो है हमारे पास लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपेयर टू लाइसनिंग फ्रेंचाइजिंग इज़ मोर एडवांटेजियस इंट्री मोड बिकॉज। तो हमारे पास क्या है, बोल रहे हैं कि लाइसेंस का अगर हम बात करें लाइसेंस की, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम किसके साथ, फ्रेंचाइजिंग के साथ। तो हमारे पास क्या चीज़ बोल रही है कि फ्रेंचाइजिंग जो है वो ज़्यादा एडवांटेज है हमारे पास एंट्री मोड के लिए। क्यों? तो ये हमारे पास क्या है, लाइसेंस लेना या फिर हमारे पास अगर एंट्री मोड में आना, यानी स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये बोल रहे हैं फ्रेंचाइजिंग उस लिहाज से हमारे पास जो है वो ज़्यादा बेस्ट है अगर एज अ एंट्री मोड लिया जाए, यानी कोई नया नया आ रहा है इस फील्ड में, तो फ्रेंचाइजिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि इट ऑफर्स ग्रेटर कंट्रोल, क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रोल देगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन साइज इज़ इंक्लूडेड इन। तो पॉपुलेशन साइज किसके अंदर आएगी, ये हमारे पास एक डेमोग्राफिक फैक्टर है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस। तो हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो एक्सक्लूड होगा फ्रॉम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस, जो कि हमारे पास बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो हमारे पास बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, अ पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस कंपनी जनरेटेड आफ्टर टैक्स अर्निंग ऑफ रेस 8 लाख विद टोटल स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल 20 lakhs। व्हाट वाज द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, डिवीजन करनी पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो इसकी जो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जो टैक्स की जो अर्निंग है हमारे पास, कंपनी जनरेटेड आफ्टर टैक्स अर्निंग, यानी जो कंपनी की टोटल अर्निंग है टैक्स को हटाने के बाद वो कितनी है, 8 लाख है। तो इसको आपने ऊपर लिख देना है, और उसके नीचे आपने 20 लाख लिख देना है, जो कि हमारे पास कितनी है, टोटल स्टॉक होल्डर इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने डिवाइड में लिख देना है, जो कि है 20 lakhs। अब उसके बाद जब हम दोनों को डिवाइड करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, यानी एक यहाँ पे मैं लिख सकूँ तो मैं आपको उस तरह से समझा दूँगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो टैक्स की अर्निंग है, यानी टैक्स अर्निंग, वो आपने ऊपर लिख देनी है, उसको डिवाइड कर देना है जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट थी, टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है हमारे पास, उससे डिवाइड कर देना है। अब जब इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करोगे, यानी 8 लाख आपने ऊपर रखा, उसको डिवाइड किया 20 लाख से, सही है, इन दोनों को डिवाइड किया, आने वाला जो भी आंसर होगा उसको आपने किससे साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ का जो है वो कंपनी रिटर्न्स निकाल सकते हो ईजिली। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट MCQ हमारे पास जो है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो होती है हमारे पास एक एग्जांपल है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास वो हमने बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि हमारे पास क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आपसे पूछे कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो तब आपने बोलना है कि NGO, ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉट एन एग्जाम्पल, यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये ऊपर वाली 3 तो है, लेकिन नीचे जो पार्टनरशिप है वो नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, पार्टनरशिप्स जो भी होते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये प्रॉफिट जनरेटिंग की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइज बिजनेस। तो इनमें से हमारे पास जो है जितने भी गिवन है वो तमाम जो है फ्रेंचाइज बिजनेस के एडवांटेज है, लेकिन सिवाय किसके, तो हमारे पास जो सिवाय किसके है, तो हमारे पास है इंडिपेंडेंसी ऑफ बिजनेस। फ्रेंचाइज में क्योंकि आप ओनर तो नहीं होते, आपके पास वक्ती एक फ्रेंचाइज होती है, तो हमारे पास क्या होते हैं, आप जो है इंडिपेंडेंसी नहीं होती बिजनेस की, आपको उनके मुताबिक ही सारी की सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। तो इंडिपेंडेंसी ऑफ बिजनेस जो है हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। The form of business organization that generally has the largest sale volume is the, हमारे पास वो बिज़नेस की फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट स्केल होता है, सेल्स होती है, वॉल्यूम, वो किसके अंदर होती है, वो कॉरपोरेशन के अंदर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अकेरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइस इंक्रीजेस थ्रू आउट एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमारे पास जो है वाइड स्प्रेड प्राइस जो इंक्रीज़ हो जाता है थ्रू एन इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से, तो वो किसके होते हैं हमारे पास, वो होती है हमारे पास इन्फ्लेशन की वजह से। ऑप्शन नंबर हमारे पास आएगा सी, करेक्ट आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है, द लिमिट इम्पोज बाय वन कंट्री, यानी वो लिमिट जो कि हमारे पास किसी भी कंट्री के थ्रू की जाती है ऑन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ फ्रॉम अनदर कंट्री इज़ नोन एज। तो वो हमारे पास लिमिट जो कि हमारे पास किसी भी कंट्री के थ्रू की जाती है कि जो बाहर से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो लिमिट कोटा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्टेटरी मीटिंग इज़ हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो स्टेटरी मीटिंग हमारे पास जो है वो किसके थ्रू जो है, कौन सी कंपनीज के थ्रू हमारे पास जो है वो हेल्ड की जाती है, तो वो हमारे पास होती है एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो हमारे पास जो है हर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बाय गारंटी, उनके थ्रू जो हमारे पास स्टेटरी मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के हमारे पास इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंडस्ट्री अपने हैंडआउट्स के अंदर जाकर देख लेना है कि इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हुई, तो हमारे पास नन ऑफ दी अबव में यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है, क्योंकि कोई भी जेनेटिक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल्स मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अगर हमारे पास मिलती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मर्ज बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्ट ड्यू टू सेफ्टी, यानी जब कोई इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं और वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए सेफ्टी की रीजंस की वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर एग्जिस्ट। तो ऐसी सूरत में कौन सा जो बैरियर है वो एग्जिस्ट होगा, तो उसकी जगह हम क्या होगा, वो एग्जिस्ट जो होगा बैरियर वो हमारे पास होगा लॉ का, यानी कानून का। नेक्स्ट है, सोल प्रोप्रिएटरशिप ऑलवेज इंजॉय। तो हमारे पास जो सोल प्रोप्रिएटरशिप होती है हमेशा इंजॉय करते हैं, हमारे पास कितना प्रॉफिट इंजॉय करते हैं, 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 100% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चीज़ तो आपने याद रखना है कि 100% ऑफ प्रॉफिट जो होगा टैक्स से पहले तो कोई भी 100% प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकता, चाहे जो भी चीज़ आपसे पूछे। तो एक चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो टैक्स से पहले कोई भी प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकता, टैक्स देगा तो उसके बाद ही जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कि बिफोर टैक्स को प्रॉफिट मिल गया, तो ये चीज़ तो आपने माइंड से हटा दी, सही है। उसके बाद जो 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि सोल का मतलब क्या होता है, अलग से, यानी एक बंदा होगा तो जाहिर सी बात है जितना भी प्रॉफिट टैक्स के बाद बचता है वो सारा का सारा उसका ही हो जाएगा। कोई जाहिर सी बात है पार्टनरशिप तो है नहीं, अलग बंदा, सोल प्रोप्रिएटरशिप का मतलब यही होता है कि एक बंदा, तो उसको जाहिर सी बात है टैक्स के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उसका हो जाएगा। इन वट टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज़ ईजीएस्ट डिसोल्यूशन। तो हमारे पास वही सेम सी बात है कि सोल प्रोप्रिएटरशिप के अंदर हमारे पास ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे जो पहला स्टेज होता है हमारे पास किसी भी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन का, वो फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है, तो हमारे पास होता है प्रमोशन स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ट्रेंड इन विच 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनमें से हमारे पास कौन सा जो है वो न्यू ट्रेंड है जिसके अंदर हमारे पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक जो है वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू ट्रेंड पूछा जा रहा था, ऊपर क्या बोला जा रहा था, जब 2 या 2 से ज़्यादा
ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन हो। तो इन दोनों को दोबारा से देख लेते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक तो गलत होगा। ये हमारे पास यहाँ पर हमने देखना होगा, तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें मर्ज है या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उनको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो मर्ज आना चाहिए, लेकिन फिर देखते हैं इसको कंफर्म करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है मज़ीद आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है वो आएगा मर्ज ही आएगा। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये गलत आंसर है हमारे पास। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आपस में कंबाइन होती है और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं मर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम। तो जो भी बिज़नेस होता है वो बेनिफिट हासिल करता है लोगों के थ्रू जब वो लोगों को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है वो लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी बिज़नेस को तभी जो है वो बेनिफिट मिलेगा जब वो लोगों को सर्विस देगा और फिर वही लोग जो है उसको प्रॉफिट देंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा तो तभी उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लोग भी खुश होंगे और जो पीपल्स से यानी लोगों से वो बेनिफिट वो भी हासिल करेगा और लोग भी हासिल करेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्रिएटरशिप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या होता है सिंगल बंदा होता है यानी उसी को ही सारा का सारा प्रॉफिट जा रहा होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी वो नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ पूछी जा रही है नॉट एन एट्रीब्यूट, यानी इनमें से कौन सी जो है हमारे पास करेक्टर जो है वो सोल वाले बिजनेस में नहीं होता। तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो चीज़ नहीं होती क्योंकि सिंगल पर्सन होता है वो प्रॉफिट क्यों शेयर करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज़ इशूड बाय। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो किसके थ्रू इशू किया जाता है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के थ्रू जो है वो इशू किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्टेटरी रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू द शेयर होल्डर बिफोर मीटिंग दैट इज सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट। तुम्हारे पास जो स्टेटरी रिपोर्ट होती है उसको जो है शेयर होल्डर्स तक जो है वो सेंड करना चाहिए हमें बिफोर मीटिंग यानी मीटिंग से पहले। दैट इज सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट यानी कितने टाइम पहले जो कितने टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास जो स्टेटरी रिपोर्ट है वो हमें शेयर होल्डर्स तक जो है वो सेंड कर देनी चाहिए। किससे पहले यानी मीटिंग से पहले कर देनी चाहिए और उसको जो है कितने बंदों के थ्रू जो है हमारे पास सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो 3 डायरेक्टर्स और उसके साथ CEO भी इंक्लूड होना चाहिए। तो 3 डायरेक्टर्स के थ्रू जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए CEO को शामिल करके। नेक्स्ट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड। तो वो प्रॉफिट हमारे पास जो कि शेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स के दरमियान उसको क्या बोलते हैं डिवाइडेड बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश जनरली हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होगी। तो जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आए अनलिमिटेड लाइबिलिटी या फिर नो प्रॉफिट शेयरिंग यानी वो सारा का सारा हिस्सा उसके पास जा रहे हैं। तो सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास ये सोल प्रोप्रिएटरशिप की होती है हमारे पास क्योंकि हर चीज़ उसके पास ज़्यादा खुले में होगी अनलिमिटेड होगी क्योंकि वो सिंगल पर्सन है अकेले ही है उसकी अपनी मर्ज़ी है जो करना चाहे कोई मसला नहीं होगा उसके बिज़नेस के अंदर क्योंकि उसका कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ में वो टॉप पे रहेगा यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसकी अपनी मर्ज़ी है कोई फड्डे वड्डे नहीं होंगे। तो वो हमारे पास किसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो वो ओनर होता है जो जिसके पास सोल प्रोप्रिएटरशिप होती है यानी ओनर जिसको होता है सोल प्रोप्रिएटरशिप यानी मालिक सिंगल मालिक जो किस कंपनी का होता है उसकी जो है उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है डैश डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पेमेंट गिवन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज टू हेल्प ऑफसेट सम ऑफ। यानी वो गवर्नमेंट पेमेंट्स जो कि हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है ताकि उनकी हेल्प की जा सके तो वो सब्सिडीज़ कहलाती है जो कि ऐलान होते हैं लेकिन देते नहीं है। नेक्स्ट क्या मार्केट सर्वे इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू यानी मार्केट का सर्वे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए। वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे पास वो क्या चीज़ हमें बताता है पागल तो नहीं है सिर्फ मार्केट देखने तो नहीं जाते हैं हमें कोई ना कोई चीज़ बताता है। तो मार्केट का सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमने बताना है। वो हमें ये तीनों की तीनों चीज़ें बताता है। तीनों चीज़ें कौन सी हैं यानी हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल यानी कितने ज़्यादा और किस तरह यानी किस टाइप के लोग हमारे पास शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं स्टोर के ऊपर और कस्टमर क्या बाय करेगा यानी जगह के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके मोहल्ले की दुकानें जो होंगी वहाँ पर लोग महंगी चीज़ें ज़्यादा लेना नहीं चाहेंगे यानी वही जो सेम चीज़ उनको मिल जाए उसी को सस्ते कीमत वाले और सस्ते में लेना चाहेंगे। अगर यही चीज़ हम उठा के मॉल वगैरह में लग दे ब्रांडेड चीज़ होगी तो वहाँ पर कस्टमर कौन से आएंगे कस्टमर भी वैसे ही उस रेंज के आएंगे जो कि उस वैल्यू को यानी उस प्राइस को अफोर्ड कर सकें। तो जगह जगह के ऊपर भी एक चीज़ जो है हम रखते हैं यानी उसी के मुताबिक ही चीज़ें जो है हमारे पास सेल की जाती है। तो ये हमारे पास क्या है अगर आप जो है महंगी चीज़ उठा के गली में रख दोगे तो वहाँ पे मुश्किल है कि कोई
ले ले। तो ये चीज़ आपने, ये बिज़नेस का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी क्या है हमारे पास कि कस्टमर आखिर क्या चीज़ बाय करेगा, स्टॉल कहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। हाउ मच द कस्टमर विल पे, यानी वही बात हो गई कि कस्टमर कितना पे करेगा, कितना करना चाहेगा, यानी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब लाखों की चीज़ आप गली में बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर वो लोग ही मौजूद नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास, तो आपने ये हमारे पास मार्केट सर्वे जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ये तीनों की तीनों चीज़ें पता चल जाती है। तो इनमें से कोई एक मैं नहीं बोल सकता कि ये ज़रूरी है, तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कंपनीज ऑर्डिनेंस केम इनटू फोर्स। तो हमारे पास जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है हमारे पास वो कब जो है ताकत में आई थी हमारे पास, तो वो डेट हमने बताना है, और वो डेट है हमारे पास जनवरी 1, 1984। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 और मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन हैंड्स एंड डिसाइड टू डू अ बिजनेस फॉर्म्ड अ सेपरेट एंटिटी इज कॉल्ड डैश। तो हमारे पास दो या फिर दो से ज़्यादा लोग जो कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि भाई हमने क्या करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, और अलग से एक सेपरेटेड एंटिटी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द टर्म टैरिफ इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू। तो हमारे पास जो वर्ड टैरिफ है जो कि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होता है, वो किस चीज़ को जो है वो रेफ़र करता है, तो ये इस चीज़ को रेफ़र करता है कि जो हमारे पास टैक्स होता है इंपोर्ट के ऊपर, तो उसको ये चीज़ रेफ़र करता है, यानी टर्म जो टैरिफ है। नेक्स्ट है, टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द सोसाइटी इज़ कॉल्ड। तो यानी वो सोच जो हम रखते हैं ताकि हम जो है वो सोसाइटी को बेनिफिट कर सकें, यानी सोसाइटी को कोई वैल्यू दे सकें, उनको कोई बेनिफिट दे सकें, और बाकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको दूर कर सकें। जैसे कि कचरा वचरा पड़ा हुआ है तो आपके दिमाग में ख्याल आया, तो आपने जो है क्या बनाई, एक जो है अच्छा ख्याल माइंड के अंदर आया और वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये क्या आपने क्या किया, सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाया और उनको जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़, यानी इस वजह से जो बीमारी वगैरह फैल रही है, मच्छर वच्छर हो गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हार्मफुल एक्टिविटीज़ से भी आपने सोसाइटी को बचा लिया। तो ये किस क्या चीज़ कहलाती है, ये हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है, इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट किसी भी गुड और सर्विस का इकोनॉमिक सिस्टम का यहाँ पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, तो हमारे पास होता है प्रमोशन स्टेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज टू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज। यानी जब कोई पर्सन यानी शख्स कोई भी सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करता है उसके अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, वो पहले पढ़ता है उसके बाद क्या करता है, पढ़ाता है, तो क्या कहलाता है वो हमारे पास, तो हमारे पास एक प्रोफेशन कहलाता है जब वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे सोसाइटी को। नेक्स्ट है, दोज कंट्रीज वेयर पीपल आर अर्निंग US 765 आर नोन एज। तो हमारे पास वो कंट्रीज़ जहाँ पर लोग जो है वो अर्निंग करते हैं कि US, यानी ये एंड जो लिखा हुआ है ये हमारे पास है डॉलर, यानी $765 जो हमारे पास कंट्रीज़ जहाँ पर लोग कमाते हैं, तो वो क्या समझा जाता है, लो इनकम कंट्रीज़ समझी जाती है। और $100 आप कन्वर्ट कर लो पाकिस्तान के कितने बनते हैं, तकरीबन अभी जो चल रही है करेंसी, तो आप समझो कि 28-30 हज़ार तक बनते हैं। अब यही 30 हज़ार को आप 7 दफ़ा कर दो मल्टीप्लाई, तो उतने जो हमारे पास मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर अर्निंग होती है, तो उसको क्या समझी जाती है, लो इनकम कंट्रीज़ समझी जाती हैं, यानी इसको लो इनकम हमारे पास समझी जाती है। $765, और इसको आप कन्वर्ट कर लो लाख पाकिस्तानी, लाखों रुपए में बनते हैं, तो ये हमारे पास लो इनकम समझी जाती है बाकी कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट है, डैश आर द गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स दैट रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड मेक देम लेस कम्पिटेटिव विद डोमेस्टिक गुड्स। यानी वो कौन से गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं जो कि इम्पोर्ट के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, दैट रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी जिसकी वजह से हमारे पास जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो प्राइसेस है उनके ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे पास टैरिफ कहलाता है जो कि गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं इम्पोर्ट के ऊपर जो लगते हैं। नेक्स्ट है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द डैश। तो मेजर जो डिसएडवांटेज है ऑपरेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स का जो डबल टैक्सेशन होता है हमारे पास एक मेजर डिसएडवांटेज है ऑपरेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का।
नेक्स्ट है जो वर्ड लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम मीन्स, यानी वो लिमिटेड वर्ड यानी जैसे पब्लिक लिमिटेड, सही है, जो लिमिटेड वर्ड होता है हमारे पास जो किसी भी कंपनी के एंड में लिखा होता है, तो ये क्यों लिखा होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शेयर होल्डर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है जो शेयर होल्डर है उसकी क्या है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितनी है, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टनर who डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट इज़ नोन टू द पब्लिक, यानी वो कौन सा हमारे पास पार्टनर होता है जो कि कोई पार्ट नहीं लेता मैनेजमेंट और बिजनेस के अंदर बट वो जाना जाता है पब्लिक के अंदर, तो वो साइलेंट पार्टनर कहलाता है, यानी वो कोई काम तो करता नहीं है, बस बिजनेस के अंदर से उसको प्रॉफिट मिलता रहता है, तो एक क्या है साइलेंट पार्टनर कहलाता है वो। नेक्स्ट है विच मूड ऑफ द बिजनेस इज फॉर्म्ड व्हेन सेवरल बिजनेस कंसर्न अंडरटेकिंग यूनिट्स आर कंबाइंड टू कैरी ऑन द बिजनेस टुगेदर फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो वो कौन सा बिजनेस का मूड होता है जहाँ पर हमारे पास जो है सेवरल बिजनेस कंसर्न जो होते हैं वो अंडरटेक करते हैं यूनिट और कंबाइन करते हैं टू कैरी ऑन द बिजनेस टुगेदर, यानी मुख्तलिफ बिजनेसमैन मिलते हैं और एक नया बनाते हैं और आपस में एक नई चीज़ शुरू करते हैं ताकि वो उस चीज़ को अचीव कर सकें। हो सकता है कि सेम कैटेगरी के 2-3 बंदे हैं और तीनों का बिज़नेस जो है वो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम जो है आगे ग्रो कर सकें, ग्रो अकेले नहीं कर पा रहे हों, तीनों को ज़रूरत चाहिए होगी फंडिंग की या जो भी है, तो बजाय किसी और को से लेने के और कंपटीशन बढ़ाने के आपस में मिलके तीनों मिल गए और एक नई शुरुआत की, यानी तीनों मिलके एक नई कंपनी बनाना चाहें या फिर उसी कंपनी को एक नाम दे दे अलग से, और तीनों अपने जो है माइंड्स लगाए, पावर लगाए, ताकत लगाए, जो भी लगाए, जब तीनों मिल के आएंगे तो क्या होगा, एक अलग से और एक नई कंपनी और नए गोल्स वो जो है अचीव कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। वहाँ पे 3 कंपनीज़ की जो है वो एफर्ट लगेगी और तीनों की अलग अलग सोच लगेगी, तो हमारे पास क्या होगा, कंपनी जो है वो ग्रो करेगी और वो है भी सेम कैटेगरी की, तो यहाँ से क्या होगा, उनसे किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपस में ही वो ग्रो कर लेंगे और एक अच्छा जो है हमारे पास बिजनेस ग्रो कर लेंगे। तो ये मर्जर के अंदर आते हैं वही सेम चीज़ है, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिले और एक नई बने, तो ये एक नई बन गई और वो उसको उठा ले गई, तो इसमें हमारे पास क्या लाती है, मर्जर कहलाती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू कंटेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो हमारे पास इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड होनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की, तो हमारे पास है ये तीनों चीज़ें, यानी इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, द जेनेटिक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल कौन सी है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो नन ऑफ द गिवन, इनमें से कोई भी नहीं है जेनेटिक की। जो फर्स्ट टाइम इशुएंस ऑफ शेयर होल्डर इज द, यानी फर्स्ट टाइम इशुएंस जो होती है हमारे पास शेयर होल्डर की वो कौन सी होती है हमारे पास, वो प्राइमरी मार्केट, इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा अधूरा सा लिखा हुआ है एमसीक्यू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्राइमरी मार्केट। दोज वो इन्वेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज कॉल्ड, यानी वो बंदे, यानी वो लोग जो कि हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट डैश मीटिंग इज़ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद हमारे पास जो पहली मीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद द डैश ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी पहली जो जनरल मीटिंग है वो हेल्ड होनी चाहिए किसके, इनकॉर्पोरेशन से, तो हमारे पास डैश ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी तकरीबन 18 मंथ्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी 18 मंथ के अंदर। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट विच डेट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, और ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा आपसे, तो वो डॉक्यूमेंट यानी वो हमारे पास डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी कंपनी के लिखे होते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाता है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारे पास तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट डैश इज़ द वन वो हैज़ इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट इन द बिजनेस, यानी वो पार्टनर भी बोल सकते हो आप, या जो वो भी मुख्तलिफ बंदे अगर पार्टनरशिप में कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टनर जो कि हमारे पास ज़्यादा पैसे यानी ज़्यादा अमाउंट बिजनेस के अंदर स्पेंड करता है, 3 पार्टनर है मान के चलो, 2 ने 25% किया और एक ने 50% बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो जिसने 50% इन्वेस्ट किया यानी हायर यानी मैक्सिमम अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीनियर पार्टनर बोलते हैं। तो ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सीनियर है, क्योंकि उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया और ज़्यादा प्रॉफिट भी उसी को ही जाएगा क्योंकि इन्वेस्ट उसने ज़्यादा किया। नेक्स्ट है असोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस में है 1 ओनर एंड 1 वर्कर, सिंगल ओनर एंड मैनी वर्कर, डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो जो भी हो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, यानी मेन बंदा एक होता है लेकिन उसके अंडर तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ बंदे काम कर रहे होंगे। तो ये जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं तमाम के तमाम हो सकते हैं, यानी एक ओनर भी हो सकता है, एक वर्कर भी हो सकता है। जैसे फ्रीलांसर मान के चलो हो गया, अकेले काम कर रहे हैं। और वही फ्रीलांसर क्या हो सकता है, उसने सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया तो इसके अंदर क्या गए मल्टीपल बंदे उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो सही हो गया। डायरेक्ट डीलिंग कस्टमर के साथ, यानी वो खुद भी कर सकता है और उसके साथ क्या हो गया, अगर सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया तो क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ बंदे उसके अंडर आ जाएंगे और उसी के अंदर ही वो उनके ऊपर बंदे और बिठा लेगा जो कि क्या करेंगे, जो है डीलिंग वगैरह करेंगे कस्टमर के साथ। यानी उसकी जो है उसको जो है वो हमारे पास क्या है मदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिंगल पर्सन होता है, उसी का ही बिज़नेस चल रहा होता है। तो वो फ्रीलांसर भी हो सकता है, यानी खुद ही वो डीलिंग कर सकता है कस्टमर के साथ, खुद ही काम कर रहा होगा। तो वो अकेला भी हो सकता है और फिर बाद में वो जो है एज अ सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया उसने, कोई कंपनी खोल दी, कुछ भी खोल दिया, कोई भी काम हो सकता है। तो फ्रीलांसिंग मैंने एक एग्जांपल दे दी। तो डायरेक्ट भी कर सकता है, मीटिंग जो भी करनी है वो कर सकता है, या फिर बंदे भी रख सकता है, वो उसके ऊपर है, यानी उसका बिजनेस किस लेवल का है। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, बस मालिक एक है, हर जगह पे एक ही होगा, बाकी तो अंडर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वो साइन द डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यानी कौन बंदा जो होता है हमारे पास वो डॉक्यूमेंट साइन करता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, यानी किसके बिहाफ पे जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, वन ऑफ द डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, जनरल मैनेजर। तो हमारे पास क्या है, इनमें से तीनों नहीं है हमारे पास। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉमन सील इज़ यूज्ड फॉर एज ए सिग्नेचर। तो कॉमन सील जो होती है वो सिग्नेचर के लिए यूज़ की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। Next, the notice calling the annual general meeting must be given to all of its member at least dash day before the date of the meeting। तो हमारे पास जो नोटिस सेंड किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग यानी जो होगी हेल्ड की जाएगी, तो बी गिवन टू ऑल ऑफ द मेंबर, यानी तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो हमारे पास इस मीटिंग की आगाही के लिए, यानी ये इस डेट को मीटिंग होनी है, तो वो जो मीटिंग के लिए इनविटेशन वगैरह या नोटिस आप बोल सकते हो, तो वो जो भेजेंगे हम, तो कितने दिन पहले हमें बेचनी चाहिए, तो तकरीबन 21 डेज़ हमें पहले बेचनी चाहिए मीटिंग के डे से पहले, यानी 21 डेज़ बिफोर द मीटिंग। नेक्स्ट है, स्टेटरी रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू द शेयर होल्डर बिफोर मीटिंग दैट इज सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट। जो स्टेटरी रिपोर्ट होता है यानी शेयर होल्डर को सेंड करने से पहले उसे कितने बंदों ने वेरीफाई करना है, तो 3 डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने वेरीफाई करना है, सीईओ को इंक्लूड करके। नेक्स्ट है, द लॉ रिलेटिंग टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 विच केम इनटू फोर्स ऑन डैश इन पाकिस्तान। जो लॉ हमारे पास है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड, वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कब आया था, तो हमारे पास आया था जनवरी 1985। शुक्र है आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड इज़ नोन एज, यानी जो पहली मीटिंग होती है मेंबर्स के दरमियान पब्लिक लिमिटेड के अंदर हमारे पास जो होती है कंपनी, उसके अंदर जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटरी मीटिंग बोलती हैं, सॉरी स्टेटरी मीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो कॉर्पोरेशन होता है वो हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी जो है उसके पास होती है, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है यानी अकेला बिजनेस, उसके क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो दिल करता है वो करता है। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो कॉर्पोरेशन के पास होती है। द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम मीन्स, यानी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो लिमिटेड वर्ड लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है उसके पास क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वीकनेस कहलाएगी। तो कौन सी चीज़ वीकनेस कहलाएगी हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, फ्यू कंपिटिटर्स मौजूद है, तो ये कोई वीकनेस तो नहीं हुई, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बात हो गई, यानी कम कंपिटिटर है तो हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो ये तो अच्छी बात हो गई, वीकनेस तो नहीं कहलाएगी। पोटेंशियल चेंज इन द कमर टेस्ट, तो ये भी कोई ख़ास बात नहीं हुई, पोटेंशियल चेंज आ रहा है कमर टेस्ट के अंदर, तो ये हमारे पास वीकनेस तो नहीं हुई। प्रेजेंस ऑफ नॉन प्राइस कंपिटिटर्स, यानी ये सारे के सारे फालतू ऑप्शन है, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो हाई एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो है हमारे पास, ये एक वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी ज़्यादा एम्प्लॉय को दे रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, ये कंपनी की वीकनेस कहलाएगी। आपके पास बचेगा ही कुछ नहीं, और वक्त आएगा कि आप बोलोगे भाई जो भी आता है वो एम्प्लॉय ले जाते हैं, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। द लॉ रिलेटिंग टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो आपसे ये ईयर पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो लॉ बना था रिलेटिंग टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वो कब बना था, कंपनीज ऑर्डिनेंस, तो हमारे पास है 1984। और पाकिस्तान के अंदर कब आया था, तो वो कंप्लीट ईयर मंथ के साथ आपको याद होना चाहिए और डेट भी याद होनी चाहिए। तो हमारे पास इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो किस बिज़नेस कैटेगरी के अंदर आती है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आती है, लेकिन कौन सी चीज़ नहीं आती, तो एक्सेप्ट वाली चीज़ आपने बतानी है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर पर्सनल यूज़, तो ये हमारे पास क्या, ये बिज़नेस तो नहीं हो गया ना। आप अपने लिए कोई चीज़ बना रहे हो तो ये बिज़नेस तो नहीं कहलाएगा, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए आप बना रहे हो, तो ये हमारे पास एक बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी, यानी ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोज वो इन्वेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज, तो वो बंदे जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मेजर डिसएडवांटेज होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होती है, डबल टैक्सेशन होती है डिविडेंड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का इनमें से कौन सा करेक्टर्स नहीं होगा, तो होगा वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूशन हमारे पास जो वो बिजनेस का करेक्टरिस्टिक नहीं होगी। Which of the following is the growth rate of GDP adjusted for inflation and change in the value of a country currency, तो जो रियल ग्रोथ रेट होता है यानी RGR यानी रियल ग्रोथ रेट हमारे पास जो होता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसको आपने याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप की बेनिफिट क्या नहीं होगी इनमें से, तो हमारे पास जाहिर सी बात है जब पार्टनरशिप के अंदर मुख्तलिफ बंदे होते हैं तो लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये हमारे पास आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ बेनिफिट नहीं है, तो ये एक पॉइंट भी अगर आपको याद है, लिमिटेड अनलिमिटेड, ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही पॉइंट से आप बता सकते हो MCQ का आंसर, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है पार्टनरशिप का बेनिफिट कौन सा नहीं है, तो हमारे पास जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनके पास नहीं होती, हर एक बंदे ने क्या करना होता है, मिल के फैसला करना होता है तभी काम चलेगा, तो ये एक बेनिफिट नहीं है हमारे पास। वर्क तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जाहिर सी बात है, टैक्स फैसिलिटी भी होती है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन भी होता है, लेकिन जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ये इनसे महरूम होंगे क्योंकि वो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप के अंदर है, तो ये बेनिफिट नहीं है इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर्स इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो हमारे पास जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट ऑडिटर्स का होते हैं हमारे पास, ये किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव है, यानी किस चीज़ के अंदर होती है हमारे पास, ये जो डायरेक्टर्स की जो इलेक्शन है और अपॉइंटमेंट्स ऑडिटर को जो हम अपॉइंट करते हैं वो किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन, अगेन दोबारा आगे जो डॉक्यूमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अंदर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल दैट इज़ करेक्टराइज बाय हाई लेब आवर टर्न ओवर मे बी द पीरियड ऑफ, यानी वो पीरियड बिजनेस का वो पीरियड हमारे पास जहाँ पर जो है वो ज़्यादा टर्नओवर हो या फिर ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो कौन सा पीरियड कहलाएगा, बूम कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेटरी मीटिंग इज हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, तो एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वाइटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, यानी वो कौन लोग होते हैं, यानी जो रह गए जिनको हम इन्वाइट नहीं करते एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी के, तो कौन से लोग होते हैं जिनको इनवाइट नहीं किया जाता, तो कौन से होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जिनको इनवाइट नहीं किया जाता एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारे पास तमाम के तमाम स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है सिवाय किसके, तो क्या हमारे पास ईच पार्टनर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, तो हमारे पास जो पार्टनरशिप के हमारे पास जो है तमाम के तमाम पॉइंट्स ट्रू है सिवाय किसके, तो ईच पार्टनर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ही और शी कंट्रीब्यूटेड टू द पार्टनरशिप, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है, बाकी तमाम जो है हमारे पास ट्रू ऑप्शन है, तो इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। नेक्स्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ नोन एज इनिशियल मीटिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड उसको ज़रा कंफर्म करके देख लें कि पहली मीटिंग जो होती है मेंबर्स की पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो हमारे पास क्या कहलाती है, तो इसको मैं कंफर्म करके जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो इसका आंसर वही है, स्टेटरी मीटिंग होगी हमारे पास, ये पहले भी रिपीट हो चुका है हमारे पास। जो पहली मीटिंग होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल, गलत मार्क किया हुआ है, स्टेटरी मीटिंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, स्टेटरी मीटिंग हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑडिटर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो हमारे पास किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास है एनुअल जनरल मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है द टू कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड, यानी बिजनेस के वो दो कंपोनेंट जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होता है बिजनेस एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट दैट कंटेंस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारे पास किसी भी बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड, यानी वो डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है।
नेक्स्ट डैश इज़ अ काइंड ऑफ लोन विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट, यानी वो लोन की काइंड हमारे पास जो कि हम मार्केट से एक्वायर्ड करते हैं वो कौन सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिबेंचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डैश कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस बाय सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, यानी वो कौन से बिजनेसेस हैं हमारे पास जो कि हमारे पास जो है अपने बिजनेस के शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर सेल करके जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, तो होते हैं हमारे पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बंदे ऐसा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल दैट इज करेक्टराइज बाय हाई एम्प्लॉयमेंट रेट में बी द पीरियड ऑफ, तो हमारे पास वो बिजनेस साइकिल का पीरियड जो कि हम बोल सकते हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होगी उस पीरियड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद रख लेनी है। नेक्स्ट है द पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स इज नोन एज, यानी वो पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिहाज से हमारे पास वो क्या कहलाती है, रिलेटेड वो पॉलिसी कहलाती है ऑफिशियल पॉलिसी। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन, तो हमारे पास इनमें से कौन सी किस चीज़ की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये कोई लीगल फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारे पास कौन होगा, सोल प्रोप्रिएटरशिप होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वाइटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो डिबेंचर होल्डर्स को हम जो है इन्वाइट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है हमारे पास किसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमारे पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रिक्वायर्ड होगा। डैश इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, और ये हैंड आउट की बाकायदा लाइन है। कैपिटल जो है हमारे पास वो लाइफ ब्लड है किसी भी बिजनेस का। डैश इज डैश इज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो कौन सी चीज़ है हमारे पास जो कि प्रोडक्शन और प्रिपरेशन से रिलेटेड, सर्विसेज और गुड्स से रिलेटेड हमारे पास जो वो कनेक्ट होती है, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उसको प्रोड्यूस करती है और प्रिपेयर करती है, तो इंडस्ट्री है वो। डैश इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, तो आपने बताना है कि बिजनेस का भाई जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है, तो कॉमर्स हमारे पास जो है वो सेकेंड कंपोनेंट है बिजनेस का। नेक्स्ट है कॉमर्स कैन बी, कॉमर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉमर्स कैन बी ट्रेड, कॉमर्स जो है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ गुड बिजनेस पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट डैश स्किल्स, तो एक अच्छा बिजनेस पर्सन यानी एक अच्छा बिजनेसमैन हम जिसको बोल सकते हैं, तो उसके बाद किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और वो कौन कौन से स्किल होने चाहिए, तो उसके पास पर्सनल स्किल भी होना चाहिए, टेक्निकल भी होना चाहिए, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग उसको आनी चाहिए, यानी किस तरह और किस सिचुएशन के अंदर क्या फ़ैसला करना है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास एक गुड बिजनेसमैन की जो है वो पर्सनैलिटीज़ है और उसके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे बिजनेस पर्सन के अंदर। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डैश सेपरेट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, तो वो कौन सी चीज़ हमारे पास जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट कर देती है उसके एनवायरनमेंट से, तो हमारे पास है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है मेजर ऑफ डैश बाय विच वी कंपेयर दैट हाउ मच अ सिस्टम कैन प्रोड्यूस, तो हमारे पास कौन सी चीज़ है जिसको हम कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है ताकि हम उस उतने जो है अमाउंट प्रोड्यूस कर सके, हमारे पास वो कहलाएगा जीडीपी पर कैपिटल। नेक्स्ट है जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, तो वो कितने होने चाहिए, तो मिनिमम मेंबर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड बी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो मिनिमम यानी कम से कम मेंबर्स होने चाहिए वो 7 होने ही चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोसाइटी इज सेट अप टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिकली द डैश सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी का जो मेन मकसद होता है जिसको हम सेटअप करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके इकोनॉमिकली द डैश सेक्शन, यानी किस सेक्शन को हम इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत कर सके या किसकी हिफाजत कर सके सोसाइटी की, तो हमारे पास होती है पुअर सेक्शन, यानी गरीब तबका जो है उसकी जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज़ वेरी पुअर, तो हमारे पास किस चीज़ की एब्सेंस की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है यानी कारकर्दगी होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की वो हमारे पास पुअर होती है, तो उसका जो मेन चीज़ है प्रॉफिट इंसेंटिव जो है हमारे पास इस चीज़ की एब्सेंस की वजह से परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, यानी पुअर होती है। डैश आर द ऑब्जेक्टिव दैट अ बिजनेस होप्स एंड प्लान्स टू अचीव, यानी वो कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी बिजनेस के और या फिर प्लान के जिसको अचीव किया जाए, तो हमारे पास कहलाते हैं गोल्स, जो कि हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के, होप यानी और प्लान्स के, यानी यकीन या उम्मीद बोलो इसको, सीधा हो जा।
तो होप्स हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जूम आउट हो जाओ। तो गोल्स हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू कौन सा है, वो हमारे पास है इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स कैन बी। अब पब्लिक में हमने देखा था कितने थे, 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर्स है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, और जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो 50 तक होने चाहिए। और 50 से एक्सीड करेगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी, जिसके बारे में हमें कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। यानी कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो, तो ये हमारे पास एक बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। तो 50 मेंबर्स जो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो पब्लिक कंपनी है हमारे पास, उसके पास कितने बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो कम से कम 2 बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए पब्लिक कंपनी के पास। नेक्स्ट, एक कंपनी मस्ट होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर डैश इन अ ईयर। यानी कंपनी को लाजमी जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग जो है अपने शेयर होल्डर के साथ करनी चाहिए। कितनी दफ़ा, यानी साल में 1 दफ़ा लाजमी करनी चाहिए। नेक्स्ट, डैश स्किल्स आर नेसेसरी टू कम्पीट इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट। यानी दुनिया के जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर आपने जो है वो सर्वाइव करना है या फिर कम्पीट करना है जो, तो हमारे पास उसके लिए कौन सी स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो वो ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ग्लोबल टारगेट कर रहे हो, तो ग्लोबल से रिलेटेड स्किल्स भी होनी चाहिए, यानी ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्किल्स यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल इज़। तो वो स्किल्स जो हमारे पास हम अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल, यानी लोगों के साथ जो ताल्लुकात हो गए या लोगों के साथ बातचीत हो गई, बिजनेस रिलेटेड टॉक हो गई या जो भी हो गई हमारे पास, तो किस चीज़ के अंदर आएगी, तो हमारे पास वो स्किल आती है ह्यूमन रिलेशन स्किल। क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाकी बंदों के साथ बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर जिस चीज़ से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, तो हमारे पास क्या चीज़ कहलाएगी, वो ह्यूमन रिलेशन स्किल कहलाएगी। तो यहाँ तक थे हमारे पास एमसीक्यू जो कि हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर कर लिए हैं। 100+ एमसीक्यूज़, कुछ इसमें रिपीट हो रहे थे, तो जो रिपीट हो रहे हैं हमारे पास उसको आपने समझ लेना है कि क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब मैंने एक ही दफ़ा में फ़ाइल क्रिएट की है सारी की सारी, जिसके अंदर 500+ एमसीक्यूज़ थे, तो उनमें से हटाना है कि जो हमारे पास एक मुश्किल टास्क था कि रिपीटेड वालों को हटाना। जितनी मैं कर सकता था उतना मैंने किया है, बाकी जो रिपीट हो रहे हैं तो उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्या ही कर सकते हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो पेपर में भी बार बार आ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने याद रखने लें। बाकी ये था पार्ट 3, और पार्ट 3 का यहाँ पर दी एंड हो चुका है, और इससे पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, और इसके बाद भी हमारे पास मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं, इसके फर्दर पार्ट्स भी आएंगे। अगर आपने आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं वो देखने हैं या फिर प्रीवियस पार्ट देखने हैं, तो नीचे आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाने हैं, वहाँ पर MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन 2023 प्लेलिस्ट करके एक टाइटल होगा, उसके नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आपने लाजमी क्लिक कर देना है, वो आपको ले जाएगा, बाकी तमाम वीडियोस आपको दिखा देगा, जो पहले अपलोड किए और जो बाद में अपलोड होंगी, वो तमाम की तमाम वीडियोस आपको MGT 211 मिड टर्म MCQs की वहाँ पर मिल जाएंगी, और साथ में सब्जेक्टिव की भी वहीं पर ही मिल जाएंगी, सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो भी मिल जाएगी। वो आपने क्या करना है, चैनल पे जाना है, ये नीचे वीडियो मैसेज लिखा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, प्लेलिस्ट पे चले जाना है, और वहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है उसके प्लेलिस्ट में घुस जाना है, वहाँ पर तमाम वीडियोस आपको मिड टर्म से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।